Good morning, students. My name is Ritu. As you all know, in 5th class, I will teach you science. I hope you all are in good health. Today, we will discuss chapter number 3, which is safety and first aid. In this chapter, we are going to discuss mainly 3 topics. The first one is road safety, second, first aid, and third, fire safety. Let's begin with the first one, road safety. रोड सेफ्टी हर एक रोड यूज़ करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर साल बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे डेथ्स हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, और इन सब केसेस का एक ही रीज़न होता है, मेनली वो होता है नेग्लिजेंस, लापरवाही। इसलिए हमें केयरफुल होना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे हम रोड के ऊपर सेफ़ रह सकते हैं। इसके लिए 3 चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ट्रैफिक रूल्स की, ट्रैफिक लाइट के बारे में और ट्रैफिक साइन या फिर रोड साइन के बारे में। ट्रैफिक रूल्स के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि पेडेस्ट्रियंस को हमेशा सबवेज़ का यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब ये है जो इंसान पैदल चलते हैं उन्हें हमेशा सबवेज़ जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। अगर ड्राइव कर रहे हैं स्कूटर्स या बाइसाइकिल्स को तो हमेशा सर पे हेलमेट पहनना चाहिए, ताकि अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो हेड को प्रोटेक्ट कर सके। इसी तरह से बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनके अंदर सीट बेल्ट का यूज़ करना और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेकंड, ट्रैफिक लाइट सिग्नलिंग डिवाइसेस होती हैं जिनको क्रॉसिंग के ऊपर पुट किया जाता है ताकि जो ट्रैफिक है वो सेफली मूव कर सके। ट्रैफिक लाइट्स के अंदर 3 कलर्स की लाइट्स होती है और इन तीनों कलर्स की लाइट्स का मतलब अलग अलग होता है। एक टाइम पे एक ही लाइट ऑन होगी। जब रेड लाइट ऑन होती है उसका मतलब होता है स्टॉप, रुकने के लिए। अगर येलो लाइट ऑन होती है उसका मतलब होता है वेट। ग्रीन लाइट ऑन होती है देन उसका मतलब होता है कि गो। रोड साइन या ट्रैफिक साइंस वो साइंस होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रैफिक के डिसिप्लिन ऑर्डर के अंदर मूव करने में। आपकी बुक में पेज नंबर 29 के ऊपर बहुत सारे साइन दिए गए हैं। इन साइंस को ध्यान से देखना, हर साइन का अलग मतलब है। इन साइन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जानते हैं कुछ इमरजेंसी नंबर्स के बारे में। इमरजेंसी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी हमें किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमें कभी पुलिस को फ़ोन करना हो तो हम डायल करते हैं 100। अगर कभी आग लग जाए कहीं पे और हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना हो तो हम डायल करेंगे 101। अगर एम्बुलेंस को बुलाना होता है तो हम डायल करते हैं 102। 100, 101 एंड 102 ये तीनों हमारे इमरजेंसी नंबर्स हैं। अब हमारे सेकंड टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये वो इमीडिएट हेल्प होती है जो किसी इंजर्ड पर्सन को तुरंत दी जाती है। मतलब कि जब कोई इंसान घायल होता है और जब तक उसके पास कोई प्रॉपर मेडिकल हेल्प आती है उससे पहले उसे हम जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं। जब भी किसी इंसान को चोट लग जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे तुरंत फर्स्ट एड देनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई बड़ा इंसान है, कोई अडल्ट है, तो उसको जल्दी से बुलाना चाहिए। पेशेंट के अराउंड भीड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहिए और फर्स्ट एड किट को हमेशा हैंडी रखना चाहिए। फर्स्ट एड किट के अंदर कुछ आइटम्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और होने भी चाहिए, जैसे कि एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लोशन, बैंडेड। एंटीसेप्टिक क्रीम एक ऑइंटमेंट होता है जिसे इन्फेक्शन को रोकने के लिए वुंड के ऊपर लगाया जाता है। एंटीसेप्टिक लोशन लिक्विड की फॉर्म में होता है जिसे वुंड क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है और इंजर्ड प्लेस पे लगाया जाता है ताकि वहाँ पे जर्म्स की एंट्री ना हो। बैंडेड एक स्टिकी मेडिकेटेड टेप होती है जिसे कट्स और वुंड्स पे लगाया जाता है। लेट्स डिस्कस सम कॉमन फर्स्ट एड्स जो किसी भी इंजर्ड पर्सन को दी जाती हैं। जैसे कि अगर वुंड का केस है, वुंड मतलब घाव हो जाता है, उस केस में कौन सी फर्स्ट एड दी जाती है। सबसे पहले जो वुंड वाला एरिया है उसे रनिंग वाटर के अंडर वॉश कर लेना चाहिए अच्छे से ताकि जो डर्ट है वो रिमूव हो सके। इसके बाद वुंड को एंटीसेप्टिक लोशन और कॉटन की हेल्प से साफ़ कर लेना चाहिए। अगर वुंड के आसपास कहीं पे थ्रोन्स, स्प्लिंटर्स या फिर ग्लास पीसेस हैं तो उन्हें रिमूव कर देना चाहिए ट्वीज़र्स की हेल्प से ताकि आगे इन्फेक्शन ना बढ़े। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है उस केस में किसी भी साफ़ कपड़े की हेल्प से और हाथ से प्रेशर देके वुंड के ऊपर प्रेशर दिया जाता है ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए।
सेकंड केस आता है हमारा बर्न्स। अगर जल जाता है उस केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो जला हुआ एरिया है उसे रनिंग टैप वाटर के अंडर रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आइस कोल्ड वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसके अंदर डिप करके रखना चाहिए बर्न्ड एरिया को। इसके बाद एक सिंपल पेस्ट बेकिंग सोडा या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम का हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जलने के बाद वहाँ पे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं और उन बबल्स को हम ब्लिस्टर्स बोलते हैं। ये ब्लिस्टर्स फ्लूइड फिल्ड होते हैं। इनको कभी भी प्रिक नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रिक करने के बाद ये बहुत पेनफुल हो जाता है। अगर जला हुआ हिस्सा बहुत ज़्यादा है, मतलब बर्निंग बहुत ज़्यादा हुई है, उस केस में तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए पेशेंट को। नेक्स्ट केस आता है हमारा एनिमल बाइट्स। अगर स्ट्रे एनिमल्स जैसे कि कैट्स या फिर डॉग्स ने बाइट किया है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए क्योंकि इनके काटने से रेबीज़ नाम की एक बहुत डेंजरस डिजीज़ कोज हो सकती है। सबसे पहले तो वुंड को वॉश करना चाहिए क्लीन वाटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे बैंडेज को टाई कर देना चाहिए। अगर बी या वॉश का स्टिंग है, मतलब कि मक्खी या ततैये ने काटा है, उस टाइम पे हम बेकिंग सोडे का पेस्ट और एंटीसेप्टिक क्रीम को वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अगर पॉइजनस स्नैक ने बाइट किया है तो तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को हम शांत बनाए रखें और जहाँ पे काटा है उसके आसपास बहुत टाइट बैंडेज बांध देनी चाहिए ताकि जो जहर है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ना फैल पाए। अगला हमारा केस आता है फ्रैक्चर्स। अगर फ्रैक्चर हुआ है उस केस में क्या करेंगे? तो कोशिश करनी चाहिए जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उसको बिल्कुल भी मूवमेंट ना किया जाए क्योंकि मूवमेंट करने पे ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। स्प्लिंट्स का यूज़ किया जा सकता है ताकि जो पार्ट है वो वैसे ही पोजीशन में रहे, मूव ना करे। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस बॉडी पार्ट को बाकी बॉडी से थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करें ताकि जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाए। अगला केस आता है आई वुंड्स। अगर आँख में घाव हो जाते हैं उस केस में क्या करना चाहिए? ऐसे में एक साफ़ और सॉफ्ट कपड़ा लेना चाहिए और विक्टिम के आई के ऊपर बस रख देना चाहिए और उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आई को वॉश करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अगर कान से खून आता है उस टाइम पे क्या करें? तो अगर हेड के अंदर कोई सीरियस इंजरी हुई है वो एक कारण बन सकता है कि हमारे ईयर से ब्लीडिंग हो। तो ऐसे में कुछ भी कान में डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और विक्टिम को बस ज़मीन पर लेटा देना चाहिए विद द ब्लीडिंग ईयर फेसिंग डाउन जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प आती है। नेक्स्ट है नोज़ ब्लीडिंग। अगर नाक से खून आता है ऐसे में क्या करना चाहिए? तो अगर हेड में कुछ इंजरी हुई है तो वो भी एक कारण हो सकता है इस केस में भी कि नोज़ से ब्लीडिंग हो। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि नोज़ से जो ब्लड है वो विंड पाइप के अंदर ना जाए। अगर विंड पाइप के अंदर ब्लड चला जाता है तो फिर चोकिंग हो सकती है, इसलिए पेशेंट को नीचे लेटा देना चाहिए ऑन द साइड ऑफ द फेस ताकि चोकिंग ना हो सके। हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया। थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है फायर सेफ्टी। अगर कैंडल्स या फिर मैच स्टिक्स की केयरलेस हैंडलिंग होती है, मतलब लापरवाही के साथ उनका यूज़ होता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसे में फायर कोज हो सकती है। अगर कुकिंग गैस लीकेज होती है ऐसे में भी फायर केस हो सकती है और कई बार इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स के कारण भी फायर केस हो जाती है। अगर कहीं पे भी फायर कोज हुई है ऐसे में फटाफट से 101 को डायल करना चाहिए ताकि फायर ब्रिगेड को बुलाया जा सके और जब तक हेल्प आती है तब तक सारे डोर और विंडोज़ को ओपन कर देना चाहिए और किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन या ऑफ़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब कुछ टिप्स की बात करते हैं जिनसे फायर को अवॉइड किया जा सके। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर किचन के अंदर काम कर रहे हैं तो ऐसे में सिंथेटिक फाइबर के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, जैसे कि नायलॉन से बने कपड़े। सेकंड में गैस पाइप्स को लगातार चेक करते रहना चाहिए और टाइम टू टाइम रिप्लेस भी कराते रहना चाहिए। अगर किसी केस में लगता है गैस लीक हो रही है तो ऐसे में घर के सारे डोर्स और विंडोज़ को ओपन कर देना चाहिए। ना तो माचिस जलाने की कोशिश करनी चाहिए और ना ही किसी इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन या ऑफ़ करना चाहिए, क्योंकि जब स्विच को हम ऑन या ऑफ़ करते हैं ऐसे में एक स्पार्क क्रिएट होती है और उस स्पार्क से फायर कोज हो सकती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की टाइम टू टाइम चेकिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल वायरिंग को भी चेंज करते रहना चाहिए।
इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उनकी चेकिंग होनी चाहिए, और जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे वायर ख़राब होने के चांसेस है, ये ख़राब हो सकती है, तो उसको चेंज कर देना चाहिए। घर में हमेशा एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके फायर एक्सटिंग्विशर को स्प्रे करके। अगर फायर इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण कोज हुई है, ऐसे में वाटर का कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए उस फायर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वाटर एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हमेशा सैंड का यूज़ करना चाहिए ऐसे केसेस में, बजाय कि वाटर को यूज़ करने के। अगर किसी के कपड़े फायर को कैच कर लेते हैं, मतलब कपड़ों में आग लग जाती है, ऐसे में उस पर्सन के अराउंड ब्लैंकेट को लपेट देना चाहिए और उसे ज़मीन पे रोल डाउन कर देना चाहिए। फायर ड्रिल की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि किस केस में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इसके साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट बचता है, देन यू कैन आस्क मी। Stay healthy, keep studying. Thank you.